तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा टॉपिक चल रहा था। पिछले क्लास में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने पढ़ा। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या पढ़ा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर u इनिशियल वेलोसिटी से, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u हो और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो, तो उस प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगा, यानी वो कितनी दूर जाकर गिरेगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग कितनी दूर होगा, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये कैलकुलेट किया था। प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ पाथ कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी बातें उसमें हो ही गई हैं। कुछ एक और एप्लीकेशन है जो इसी डिस्कशन पर बेस्ड हैं, जैसे कि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज क्या होगी। मैक्सिमम रेंज किन बातों पर डिपेंड करेगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो रेंज के लिए फार्मूला क्या था? रेंज के लिए फार्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये फार्मूला था। तो मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम कब होगी, कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रेंज मैक्सिमम कब होगी। क्वेश्चन ये आता है कि एक गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पर कितने एंगल पर हम फेंकें ऑब्जेक्ट को, कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करें कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाकर गिरे, यानी कि थीटा की वो वैल्यू जब r मैक्सिमम होगा। तो r की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए, फॉर r टू बी मैक्सिमम, ये वाला जो पार्ट है ये थीटा पर डिपेंड करता है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, हैज़ टू बी मैक्सिमम। तो साइन 2 थीटा, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन जो हैं इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब ये मैक्सिमम होगा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब है कि 2 थीटा जो है, यानी यहाँ जो एंगल है वो होना चाहिए π/2, और π/2 एंगल का मतलब हुआ कि थीटा होना चाहिए π/4। ठीक है, अगर रेडियन में बोलोगे तो 45 डिग्री। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाए फॉर एनी गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा की वैल्यू जब 45 होगी तो वो मैक्सिमम रेंज उसको मिलेगा, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाकर गिरेगा। मतलब 45 से ज़्यादा अगर एंगल रखा तो भी रेंज कम हो जाएगा, 45 से कम अगर एंगल रखा तो भी रेंज कम हो जाएगा। फिर अगर रेंज बढ़ाना है तो u को बढ़ाना पड़ेगा, u पर भी डिपेंड करता है। बट क्वेश्चन ये था कि एक गिवन u के लिए, गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए किस एंगल पर मैक्सिमम रेंज हमें मिलेगा। फिर रेंज से ही रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि किसी प्रोजेक्टाइल को अगर थ्रो किया जाता है थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर थ्रो किया और प्रोजेक्टाइल ऐसे आकर गिरा यहाँ, ये इसका रेंज हुआ, तो क्या सेम रेंज किसी दूसरे एंगल पर भी मिलेगा? ठीक है, u उतना ही रखें, सिर्फ एंगल चेंज कर दें। कितना एंगल कर दें? 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा मान लेते हैं और ये 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा और थीटा दो ऐसे एंगल होंगे जब प्रोजेक्टाइल सेम रेंज इसको मिलेगा, यानी सेम पोजीशन पर जाकर लैंड करेगा। तो इसको प्रूव करना है कैसे? क्योंकि रेंज का फार्मूला हमारा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये मान लेते हैं किसी गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए है। फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, थीटा के लिए मान लो ये हुआ आर थीटा, हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, आर थीटा की इतनी वैल्यू, यानी थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रेंज इतना है, ये तो फार्मूला से ही पता है। तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अगर ले लें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, तब आर की वैल्यू क्या आएगी? तो अब हम इसको लिख देते हैं आर 90 माइनस थीटा। तो क्या आएगा? u स्क्वायर साइन थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा लिखेंगे, 2 90 माइनस थीटा
डिवाइडेड बाय जी, क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया बाय जी, तो क्या मिल जाता है, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस एनी एंगल विल बी साइन ऑफ दैट एंगल, तो यहाँ पर एंगल है हमारा 2 थीटा, तो मिलेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये किसकी वैल्यू आई थी, ये आर 90 माइनस थीटा की वैल्यू आई थी। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो देखें, जब थीटा एंगल लिया था और जब 90 माइनस थीटा एंगल लिया था, दोनों केस में आर की वैल्यू सेम आई है, दैट इज आर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आर थीटा, यानी कि थीटा एंगल पर फेंको प्रोजेक्टाइल को या 90 माइनस थीटा पर फेंको एक गिवन यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के साथ, तो रेंज हमें सेम मिलेगा। तो ये फॉर एग्जांपल इसको और आसानी से समझने के लिए थीटा की कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लो हमने 30 डिग्री लिया, ठीक है, तो 30 डिग्री पर जितना रेंज आएगा, ये मान लो हमने 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्टाइल को, ये 30 डिग्री पर रेंज आया इतना, ठीक है, ये है मान लो R30, ये 30 डिग्री, तो अगर थीटा 30 है तो 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि अगर 60 डिग्री पर हम थ्रो करेंगे प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से, तो वो सेम प्लेस पर आकर गिरेगा, यानी कि R30 और R60 डिग्री दोनों सेम होंगे, ठीक है, ये 60 डिग्री पे थ्रो किया, तो इसका ये मतलब है कि रेंज की वैल्यू सेम रहेगी, तुम थीटा पे थ्रो करो या 90 माइनस थीटा पर थ्रो करो। इसी तरह के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आया कि टाइम के टर्म्स में बताओ कि एट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना एंगल वेलोसिटी वेक्टर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच होगा। देखो डायग्राम से समझते हैं, मान लो यहाँ हमने ये प्रोजेक्शन किया, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, और यू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से थ्रो किया, तो ऐसे हमारा प्रोजेक्टाइल पाथ पर ऑब्जेक्ट चला। तो क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट टाइम पर, मान लो प्रोजेक्टाइल अभी यहाँ है किसी इंस्टेंट पर, यहाँ तो t=0 था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O पर, फिर t टाइम के बाद यहाँ पहुँचा P पॉइंट पर, x y इसके कोऑर्डिनेट हुए, तो ऐसे ही अलग अलग पोजीशन पर जब प्रोजेक्टाइल होगा, यानी डिफरेंट इंस्टेंट पर अलग अलग जगह पहुँच जाएगा, तो हमें ये बताना है कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा। तो प्रोजेक्टाइल जब यहाँ है मान लो P पॉइंट पर, तो इसके वेलोसिटी पाथ पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसके अलॉन्ग होगी, वेलोसिटी वेक्टर उसके अलॉन्ग होगा। प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पहुँच जाएगा तो टेंजेंट ऐसे बनेगा, तो इस यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर मान लो वेलोसिटी है VP, यहाँ वेलोसिटी है, इसको Q पॉइंट मान लो, वेलोसिटी हो जाएगी VQ। यहाँ जो पॉइंट था टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पर, यहाँ अगर टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे आएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस पॉइंट को मान लिया A, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी VA, ठीक है। तो अलग अलग पोजीशन पर प्रोजेक्टाइल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल बनाता है। जैसे यहाँ पर अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें, मान लो ये एंगल, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल होगा अल्फ़ा। यहाँ पर एंगल देखोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल होगा, ठीक है, ये कुछ और वैल्यू हो सकती है, मान लो बीटा है, कुछ भी एक वैल्यू हो सकती है। यानी अलग अलग पोजीशन पर जब प्रोजेक्टाइल हमारा पहुँचेगा तो वो डिफरेंट एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो क्वेश्चन ये है कि टाइम के टर्म्स में बताओ कि ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यही P पॉइंट, और यहाँ पर x और y दोनों एक्सिस बना लिए हमने। ये जो वेलोसिटी था v, इसके कंपोनेंट बनाते हैं x और y डायरेक्शन में। इधर कंपोनेंट आ गया मान लो vx, और इसी तरह इधर कंपोनेंट आ गया
वी वाई। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का मीनिंग तो ऑलरेडी पिछले क्लास में और उससे पहले भी डिस्कस किया था। फर्दर डिटेल में हम उसको आगे बताएंगे, फिर से वेक्टर्स के बारे में अभी और डिस्कशन होगा तब उसमें फिर से बताएंगे। फिलहाल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का मतलब होता है कि कोई वेक्टर किन वेक्टर्स से मिलकर बना है। ठीक है, तो उसके वो कंपोनेंट्स होंगे जिनसे मिलकर बना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए वेक्टर है वीपी, तो वीपी जो वेक्टर है वो वीएक्स और वीवाई वेक्टर से मिलकर बना है। तो वीएक्स और वीवाई क्या होंगे, इसके कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है छोटा सा, यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टैन अल्फ़ा निकालेंगे। इस ट्रायंगल से टैन अल्फ़ा की वैल्यू अगर निकालें तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि वी वाई ओवर वी एक्स। अब देखो वी वाई और वी एक्स क्या चीज़ है, अगर ये हमें पता चलना है तो अल्फ़ा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो वी वाई और वी एक्स हैं क्या, वी वाई और वी एक्स पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो वी वाई और वी एक्स की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो हमें टैन अल्फ़ा मिल जाएगा और उससे अल्फ़ा मिल जाएगा। तो वी वाई और वी एक्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी, देखो वी एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, यानी कि एक्स डायरेक्शन में मान लो है, इन एक्स डायरेक्शन। एक्सेलरेशन तो होता नहीं है, और अगर एक्सेलरेशन नहीं होता है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। तो जो वेलोसिटी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू एक्स कितनी थी, यू कॉस थीटा, वो अभी भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा। तो एक्स डायरेक्शन में वी एक्स की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी यू एक्स की वैल्यू थी। यू एक्स का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर जो वेलोसिटी थी, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का एक्स कंपोनेंट। तो ये तो हमें ऑलरेडी नोन है, किसी भी पॉइंट पर निकालोगे, किसी भी पॉइंट पे, तो हर जगह वी एक्स यानी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट अगर यहाँ भी निकाला एक्स कंपोनेंट तो वो यू एक्स के ही बराबर होगा, ये कभी चेंज नहीं होता है। यू कॉस थीटा हमेशा ही रहेगा, भले ही एंगल चेंज हो जाए। ठीक है, अलग अलग एंगल चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा यहाँ पर है, बट यू एक्स हमेशा ही यू कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे अल्फ़ा है तो यहाँ यू कॉस अल्फ़ा कर दिया, यहाँ बीटा है तो यू कॉस बीटा कर दिया, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। यू कॉस थीटा ही रहेगा, कोई भी पोजीशन पे चले जाओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इतना ही रहेगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा। अच्छा, तो अब वर्टिकल कंपोनेंट यानी वी वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाली जाए, और क्वेश्चन क्या था कि टाइम के टर्म्स में अल्फ़ा की वैल्यू बताओ, अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमें बताना है। अल्फ़ा क्या था, किसी भी जनरल पोजीशन पर वेलोसिटी वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच एंगल कितना होगा, ये बताना था। तो वाई डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिख लो और पता कर लो कि वी वाई कितना होगा, टाइम के टर्म्स में बताना है। ठीक है, इन वाई डायरेक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो टाइम लगा टी, तो टी टाइम बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे पता करेंगे, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमें पता थी, ये पता था, वी वाई पता था, कितना था, यू साइन थीटा था। ठीक है, यू वाई लिख देते हैं इसको, यहाँ पे यू यूज़ किया है सिंबल। तो u का वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, यू वाई, और यू वाई की वैल्यू क्या थी, यू साइन थीटा। तो y डायरेक्शन के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है u साइन थीटा, एक्सेलरेशन पता है माइनस जी। ठीक है, और क्या क्या पता है, टाइम भी पता है, टाइम है t। तो टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और t टाइम बाद वेलोसिटी बतानी है। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन है। यहाँ पे y लिख दो तो पहचान हो जाएगी कि y डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं। तो क्या इक्वेशन है कि वी वाई की वैल्यू तो हमें पता लगानी है, u साइन थीटा। ठीक है, और ए वाई की जगह माइनस जी, और ये हो गया t। तो वी वाई की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, u साइन थीटा
माइनस जी टी, ये वैल्यू आ गई। तो हमें वी एक्स पता चल गया और वी वाई भी पता चल गया, दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो tan अल्फ़ा पता चल जाएगा और tan अल्फ़ा से अल्फ़ा आ जाएगा। तो फिर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर यहाँ से लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है। और वी वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये वी है, वी एक्स, वी वाई की वैल्यू क्या निकाली थी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स तो हमेशा ही यू कॉस थीटा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमने अल्फ़ा निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ प्रोजेक्टाइल में जो पढ़ा है थ्योरी उसका। अब और ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर रेंज और मैक्सिमम हाइट हमें पता हो तो क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता चल जाएगा, या फिर ऐसा कोई कहे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल के टर्म्स में निकालो, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन टर्म्स ऑफ आर एंड एच अगर हमें बताना है तो ये काम तो बहुत आसान है। एच क्या चीज़ है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये एच है। एच कितना था, यू स्क्वायर, ये फार्मूला याद कर लिए कि नहीं अभी तक, ये फार्मूला याद होना ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, अदरवाइज़ प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन बिना फार्मूला के सॉल्व हो जाता है और बिना फार्मूला के ही करने की कोशिश भी करना चाहिए, बट इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए फार्मूला याद हो तो अच्छा रहता है। तो एच के लिए क्या फार्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज के लिए क्या फार्मूला है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो हमें आर और एच के टर्म्स में थीटा बताना है, तो आर की वैल्यू थीटा के टर्म्स में पता है, एच की वैल्यू थीटा के टर्म्स में पता है, यू स्क्वायर और जी दोनों में कॉमन है, तो अगर हम डिवाइड कर दें, इनको डिवाइड कर देते हैं तो क्या कर देते हैं, आर बाई एच कर देते हैं, आर बाई एच, तो क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 2g, तो इनको डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, यू स्क्वायर और जी तो डिवाइड हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2 साइन 2 थीटा और इधर साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और एक साइन का पावर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 tan थीटा, ठीक है। इसको कर लेना, बहुत आसान बात है, सिंपल मैथमेटिक्स। यहाँ से tan थीटा अगर निकालेंगे तो आ जाएगा r बाई 4h और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स r बाई 4h, ठीक, ये 4 है, ये हो जाएगा थीटा इन टर्म्स ऑफ r एंड h। और एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है बहुत इजी कि अगर r बराबर 4h हो तो थीटा कितना होगा, या एक क्वेश्चन होता है कि r बराबर h अगर हो कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल और रेंज दोनों बराबर हैं तो कितने एंगल पर थ्रो किया गया होगा। तो बहुत इजी है, इस फार्मूला को याद रखो, इससे कर सकते हो। अगर r बराबर h है, देखो r इक्वल टू h अगर है तो r और h डिवाइड हो जाएंगे, tan इनवर्स 1/4 आ जाएगा, और अगर r इक्वल टू 4h है, यहाँ पे 4h लिखोगे डिवाइड हो जाएगा tan इनवर्स 1, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 मीन्स एंगल इज़ 45 डिग्री यानी π/4। तो बहुत इजी है, अगर ये याद है तो कर सकते हैं, नहीं याद है तो यहाँ से भी हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे किसी ऐसा क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो एक जेट प्लेन फाइटर प्लेन अगर उड़ रहा है और उससे अगर एक बॉम्ब गिराया जाए
एनिमीज के कैंप के ऊपर। ये मान लो हमारा एक फाइटर जेट है और ये कुछ स्पीड से जा रहा है, मान लो यू स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और इसकी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हाइट मान लो गिवन है h, और यहाँ कहीं पे टारगेट है, इस जगह पे यहाँ पे मान लो एनिमीज़ का टेंट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमें बॉम्ब गिराना है, ये टारगेट है। तो ऑब्जेक्ट यानी कि जो बॉम्ब होगा जो इस टारगेट पे गिराना है, तो क्या किया जाएगा, यहाँ से अगर बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ से मान लो बॉम्ब को ड्रॉप किया गया, ये मान लो हमारा बॉम्ब था, इसको ड्रॉप किया जाए। तो ड्रॉप करना जैसे ही वर्ड सुनेंगे तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि ड्रॉप करने वाला क्वेश्चन है, तो प्रोजेक्टाइल का तो हुआ नहीं। ड्रॉप करने वाला तो फ्री फॉल होता है, ऐसे गिरा दिया अगर ऑब्जेक्ट को, अगर ड्रॉप कर दिया तो ड्रॉप करने से यू तो ज़ीरो होता है, और यू ज़ीरो होने का मतलब है कि ये फ्री फॉल का क्वेश्चन हो जाएगा, फिर प्रोजेक्टाइल का होगा नहीं। ऐसा दिमाग में आ सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है, ये फ्री फॉल का क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, ऐसे ही अगर छोड़ भी दोगे, जैसे चलती हुई कार से या चलती हुई ट्रेन से अगर तुम एक पत्थर को गिराओगे तो क्या होगा, वो पत्थर की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो उतनी ही होगी जितनी उस व्हीकल की थी, ठीक है। मतलब अगर चलती हुई ट्रेन से और बाहर से कोई आदमी अगर देखे, ये मान लो ट्रेन जा रही है इधर, ऐसे ट्रेन जा रही है, यहाँ मान लो ट्रेन की विंडो है और यहाँ बाहर ग्राउंड पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, यहाँ से अगर कोई पत्थर ड्रॉप करेगा तो वो पत्थर ऐसे नहीं गिरेगा, सीधा ग्राउंड पे गिर जाए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो पत्थर इस तरह से गिरेगा। ये किसको दिखाई देगा? जो यहाँ ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है, ट्रेन के बाहर जो खड़ा है उसको क्या दिखेगा, यहाँ से किसी आदमी ने चाय पी करके, चाय वाला जो कुल्हड़ होता है मिट्टी वाला, उसको अगर ड्रॉप किया तो वो कुल्हड़ ऐसे गिरेगा, आगे यहाँ आकर गिरेगा, यहाँ पर नहीं गिरेगा। लेकिन अंदर जो आदमी बैठा है उसको लगेगा कि कुछ दूर हमारे साथ चला, बाद में इसे गिरा, तो वो उसमें फिर एयर ड्रैग और वो फैक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए तो उस आदमी को लगेगा कि हाँ ये पत्थर नीचे ही गिरा है, क्योंकि पत्थर जब गिरेगा तो साथ साथ चलेगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी पत्थर की उतनी ही होगी जितनी इस ट्रेन की होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर फाइटर प्लेन से बॉम्ब गिराया जाएगा तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल होगा, ना कि फ्री फॉल का। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, कुछ हाइट पर गए और वहाँ से ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, तो जो प्लेन की वेलोसिटी थी वही इस बॉम्ब की भी वेलोसिटी होगी। और फिर बॉम्ब अगर सही हाइट पर और सही समय पर अगर बॉम्ब को यहाँ से ड्रॉप किया गया तो वो इस तरह से आके टारगेट को हिट करेगा और दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं कि जेट प्लेन की हाइट कितनी होनी चाहिए, बिकॉज बॉम्ब हिट करेगा या नहीं ये रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर डिपेंड करता है। मान लो ये पोजीशन पर प्लेन था, ओ के जस्ट ऊपर था, यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये था, तो ओ के जस्ट ऊपर एच हाइट पर था और बम गिराया गया, तो यहाँ पर आकर लगेगा कि नहीं, वो आर पे डिपेंड करता है। और आर की वैल्यू क्या थी, ये हमने कैलकुलेट की थी, √2h/g। कितनी हाइट पर है इस पर डिपेंड करेगा। नहीं, यू भी था यहाँ पर, यू कितना है और हाइट कितनी है, यानी कि फाइटर प्लेन कितनी स्पीड से जा रहा था और कितनी हाइट पर था, इस पर डिपेंड करेगा कि टारगेट को हिट करेगा या नहीं। तो इसका एक क्वेश्चन है इसी बात पर बेस्ड। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ए फाइटर प्लेन इज़ फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर, यानी कि फाइटर प्लेन जो है वो 1.5 किलोमीटर हाइट पर है, ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। 1.5 किलोमीटर पर प्लेन जा रहा है और इसकी स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल ऑफ साइट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, यानी यहाँ पर जो फाइटर प्लेन में जो पायलट बैठा हुआ है वो व्हाट एंगल ऑफ साइट यानी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल जब होगा, अल्फ़ा मान लो एंगल है, तो कितने एंगल पर
इसको ये दिखाई, ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे देखेगा, फाइटर प्लेन में पायलट ऐसे बैठा हुआ है और वो नीचे की तरफ देखेगा ऐसे, तो उसको ये जो एंगल ऑफ साइट मीन्स हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल नीचे की तरफ देखने पर टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट इज़ एंगल ऑफ साइट। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं यही एंगल ऑफ साइट कितना होना चाहिए जिस समय फाइटर प्लेन का पायलट बॉम्ब को ड्रॉप करेगा। ठीक है, और क्या क्या गिवन है, टारगेट यहाँ से, हाँ ठीक है, बस इतना ही डेटा गिवन है कि इतनी हाइट है और इतनी स्पीड से जा रहा है, तो कितना एंगल ऑफ साइट पर हमें बॉम्ब को ड्रॉप करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें पता करना पड़ेगा कि रेंज कितना है, कितनी दूर बॉम्ब गिरेगा, इस यू और इस एच के लिए रेंज कितना होगा। देखो रेंज की वैल्यू यू और एच पर डिपेंड करती है, तो यहाँ पर ये यू और ये एच, इनकी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। ऑब्वियसली ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर है, मगर जी हमारा 9.8 जो वैल्यू लेते हैं वो मीटर और सेकेंड में होता है, तो कन्वर्ट करके यहाँ पे वैल्यूज़ लिखना है, यानी कि सेम सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ करना है। तो सॉल्व करने से आर की वैल्यू आती है, ये सॉल्व करना तुम्हारा काम है, इसको करना 3.49 किलोमीटर ऐसे आया, ये आर का वैल्यू आया। तो अगर हमें आर की वैल्यू पता चल गई 3.49 किलोमीटर और ये हाइट पता है, तो अल्फ़ा, ये जो एंगल था अल्फ़ा एंगल यहाँ पर है, तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, सॉरी यहाँ तक ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि h बाय r। ठीक है, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा h बाय r। तो h ऑलरेडी गिवन था 1.5 किलोमीटर, 3.49 किलोमीटर, इसको सॉल्व करके अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, tan इन्वर्स जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो कितना एंगल ऑफ साइट पे बॉम्ब को ड्रॉप करना है ये पता चल जाएगा। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि टारगेट जो हमारा ड्रॉपिंग पॉइंट था उससे हॉरिजॉन्टली मान लो 5 किलोमीटर पर था, क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, ये दे दिया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है टारगेट का, मान लो दे दिया 5 किलोमीटर। फिर तुमसे पूछा जाएगा कि प्लेन इतनी स्पीड से जा रहा है, इतनी हाइट पे जा रहा है, तो बताओ अगर यहाँ पर हम बॉम्ब को ड्रॉप करेंगे तो टारगेट को हिट करेगा या नहीं करेगा। तो वो क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होगा, आर की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि टारगेट जहाँ पर है उस जगह पर उतना ही अगर आर आ रहा है तो हिट करेगा, उससे कम आ रहा है तो हिट नहीं करेगा, उससे ज़्यादा आ रहा है तो भी हिट नहीं करेगा। ठीक है तो ऐसे पता चल जाएगा। या किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि इतनी हाइट पर, मान लो 1.5 किलोमीटर पर प्लेन उड़ रहा है, टारगेट 5 किलोमीटर पर है, तो प्लेन की स्पीड कितनी होनी चाहिए कि टारगेट को हिट कर जाए। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि 5 किलोमीटर अगर दिया, यानी कि आर ऑलरेडी गिवन है, एच ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर आर और एच की वैल्यू डालो, यू आ जाएगा कि प्लेन को कितनी स्पीड से उड़ाना है। और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि स्पीड पता है कि प्लेन इतनी स्पीड से जा रहा है, तो कितनी हाइट पर रखे प्लेन को कि 5 किलोमीटर दूर वाले टारगेट को हिट कर जाए। तो जैसे भी क्वेश्चन बना लो वो सॉल्व ऐसे ही होगा, ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से अल्फ़ा निकाल सकते हैं। ठीक है और एक इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो पिछले क्लास में भी हमने कहा था कि अगर किसी हाइट पर गए और हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तब तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाले फार्मूला यूज़ करके सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर हाइट पर गए और फिर भी किसी एंगल पर थ्रो किया गया तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मान लो कि ये कोई बिल्डिंग के ऊपर चले गए, ठीक है, ये बिल्डिंग के ऊपर चले गए, ऐसे बिल्डिंग है सपोज, इस बिल्डिंग पर जाकर अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तब तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन होगा और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का चाहे तो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हाइट पर तो गए लेकिन प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पर थ्रो किया गया तब वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं होगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, मान लो प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया तो प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से आकर गिरेगा। ठीक है, तो इतना पार्ट तो तुम्हें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जैसा दिख रहा है, बट ये जो एक्स्ट्रा इतना आया है ये तुम्हारा रेंज का फार्मूला यूज़ करोगे अगर, तो ये डिस्टेंस उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
इसका सबसे आसान तरीका है कि प्रोजेक्टाइल का फार्मूला यूज़ ही मत करो, ठीक है। कैसे करना होगा फिर, u इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग, अभी पॉइंट ऑफ लैंडिंग ये नहीं है, ये तो हवा में है, यहाँ आकर गिरा, ये है पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो ux उतना ही रहेगा पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल नॉट चेंज। बट इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी थी, u का इधर कंपोनेंट बनाया, ये कंपोनेंट आएगा यू वाई, यू एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में u और थीटा दिया है तो पता चल जाएगा यू एक्स, वो जनरली दिया ही रहता है, तो u साइन थीटा। तो इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल वाले में क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल वाले में यू वाई को हम ज़ीरो ले लेते थे, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अगर फेंका है तो कोई वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली नहीं था, बाद में आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। बट इस क्वेश्चन में भले ही हाइट से फेंका है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी इनिशियली और वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरह का, तो उसमें प्रोजेक्टाइल वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल के लिए अलग लिखेंगे, वर्टिकल के लिए अलग लिखेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि जब वर्टिकल के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो यू वाई हमारा इस बार ज़ीरो नहीं होगा, यू वाई की वैल्यू होगी, यू वाई की वैल्यू क्या होगी, यू वाई की वैल्यू होगी माइनस यू साइन थीटा, ठीक है। यू साइन थीटा तो समझ ही गए होगे। अब ये माइनस क्यों हमने ले लिया, माइनस इसलिए ले लिया कि हम अगर इस डायरेक्शन में लेते प्लस वाई, ठीक है, तो यहाँ प्लस ले लेते। अगर हमने नीचे की तरफ माइनस वाई लिया है जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, सॉरी, अगर नीचे की तरफ प्लस वाई लिया है जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में लिया था, तो यू वाई को माइनस यू साइन थीटा लेंगे, ठीक है। और इससे सॉल्व करके देख लेना, तुम्हारा आंसर एकदम सही आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे ओरिजिन, इधर प्लस एक्स और इधर ले लेंगे माइनस, सॉरी बार बार माइनस वाई बोल दे रहे हैं, इधर नीचे की तरफ ले लेंगे हम प्लस वाई, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो अगर हमने इधर प्लस वाई लिया है बट हमारा इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है प्लस वाई से अपोजिट, इसीलिए हमने यू वाई को माइनस यू साइन थीटा लिया है, ठीक है। तो बस इतना करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें प्रोजेक्टाइल का फार्मूला यूज़ नहीं करना है ऐसे वाले क्वेश्चन में, समझ में आई बात। हॉरिजॉन्टल के लिए अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, वर्टिकल के लिए अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। अच्छा, इसी में और एक वेरिएशन भी है इसी क्वेश्चन में कि ऊपर फेंकने की बजाय अगर ऐसे नीचे की तरफ फेंका जाए तब क्या होगा, तो वो भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं होगा और उसमें प्रोजेक्टाइल का फार्मूला यूज़ नहीं करना है। फिर जैसे मान लो कि अगर ब्रिज पे चढ़ गए, ऊपर ब्रिज पे गए और नीचे नदी में पत्थर फेंका कुछ इस तरह से, ठीक है, ये थ्रो किया गया है, ड्रॉप नहीं किया है, यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया, तो हमारा इस तरह से आकर प्रोजेक्टाइल गिरेगा, यहाँ कहीं पे मान लो गिरा। तो इसमें भी क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर यू कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर वर्टिकल कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा यू वाई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें भी प्रोजेक्टाइल वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस इतना डिफरेंस हो जाएगा। देखो पहले वाले केस में क्या था, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी और हमने प्लस वाई नीचे लिया था, तो यू वाई को लिया माइनस साइन थीटा। बट इस केस में जब ऐसे थ्रो किया गया है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वैसे ही रहेगी बट वर्टिकल वेलोसिटी अब प्लस वाई डायरेक्शन में ही आ जाएगी। तो अब यू वाई को माइनस यू साइन थीटा लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस यू साइन थीटा लेंगे और ये क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएगा। बस ये याद रखना कि हाइट में गए तो ये जैसे ही हाइट देखा तुरंत कंक्लूड कर लिया कि इसमें प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का फार्मूला लगा दें तो वो हो जाएगा गलत, ठीक है। क्या करना है, हॉरिजॉन्टल के लिए अलग इक्वेशन लिखना है, वर्टिकल के लिए अलग लिखना है और फिर हमारा आंसर एकदम सही आ जाएगा। वो प्रोजेक्टाइल का फार्मूला उसमें लगाने का सोचना ही नहीं है, ठीक है। और अगर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वाला फार्मूला लगाया तो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया था उससे समझ ही गए होगे कि अगर हाइट में गए और ऑब्लिकली थ्रो किया तो पाथ कुछ इस तरह का होगा। तो इतना पार्ट तो तुम्हें दिखेगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जैसा, बट ये जो बच गया इसका क्या,
तो इसलिए सबसे अच्छा है कि अगर हाइट में जाकर ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, दोनों ही केस में तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सोचना ही नहीं है। तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है, ठीक है, जो 9 क्लास में पढ़े थे वही। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ सफिशेंट डिस्कशन हो गया है, और ये क्वेश्चंस कुछ जो सबसे पॉपुलर टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस हो गए हैं। तो अब ये टॉपिक ख़त्म है प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे फिर देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। आगे मोशन इन प्लेन में एक सर्कुलर मोशन है, वो भी मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।